बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले मैंने कोरोना वायरस के मुतालिक जो यूट्यूब के ऊपर जो है क्लिप छोड़ा था, वो ज़ाहिर है सब लोगों ने देखा होगा और कुछ लोगों ने नहीं भी देखा होगा, या हुकूमत की निगाह के सामने से वो शायद वो क्लिप नहीं गुजरा। तो मैं अगर वो क्लिप मेरा देखना है तो मैंने वो आज से तकरीबन कोई 10 या 11 महीने पहले छोड़ा था। तो हैदराबादी शाहिद मज़हर के नाम से छोड़ा था। तो उस क्लिप के अंदर मैंने सब तजवीज़ें बता दी थी कि किस तरीके से इस करोना वायरस को कंट्रोल करना है। इसको मैंने करोना वायरस को आलमी दहशतगर्द करार दिया था, इसको मैंने दहशतगर्द करार दिया था। ये एक ऐसा दहशतगर्द है जिसने लाखों इंसानों की जानें ली, करोड़ों अफरादों को इसने अपनी जो है ना लिपेट में लिया, पूरी दुनिया को अपने लिपेट में लिया। हमारा मुल्क को भी इसने नहीं छोड़ा। हमारे मुल्क के अंदर भी हज़ारों की तादाद में हलाकतें हुई हैं और लाखों की तादाद में लोग जो है इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। तो मैंने वो उस वक्त बताया था कि हुकूमत से मैंने कहा था कि इस किस्म का वो कार्ड बनाया जाए। और इस तरीके से मैंने बताया था कि ये हुकूमत पाकिस्तान नादरा से मंजूर शुदा कार्ड, और फिर ये मैंने अपना अपना नाम दिया था, और ये तमाम मैंने वर्ल्ड कंट्री के लिए मैंने ये बनाया था। तो हो सकता है किसी की निगाह से वो नहीं गुजरा हो। तो मैं अभी भी कहता हूँ कि इसको कंट्रोल करने के लिए जितने भी दुकानदार हैं उनको कार्ड शो किए जाएँ। जितने भी दुकानदार हैं उनके जितने भी मुलाजिम हैं 2, 3, 4, उनको भी कार्ड शो किए जाएँ। इस किस्म के कार्ड शो किए जाएँ, इस किस्म के ये देखें और इस किस्म के कार्ड शो किए जाएँ। और दुकान वाले, ठेले वाले, गधा गाड़ी वाले, ऊँट गाड़ी वाले, बसों वाले, जो भी तो कारोबार कर रहे हैं वो सबको कार्ड शो किए जाए। पूरा पाकिस्तान खोल दो, बंद करने की ज़रूरत नहीं है। 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे या इस टाइम बंद करने की ज़रूरत है ही नहीं हमें। अच्छा, दूसरा मसला क्या है कि जब हम ये कार्ड देंगे तो घर में अगर 12 अफराद हैं या 16 अफराद हैं या 20 अफराद हैं या 6 अफराद हैं तो 2 अफराद को कार्ड दिए जाए, मेल और फीमेल को। वो आए और अपनी ख़रीदारी करें। दुकानदार तो बिल्कुल खाली बैठा हुआ है, कोई है ही नहीं, बाज़ार में कोई नहीं होगा। 17 करोड़ की आबादी के अंदर अगर हमने 1 करोड़ कार्ड बांट दिए, 6 करोड़ अफराद गवर्नमेंट मुलाजिम भी हैं, सेमी गवर्नमेंट मुलाजिम भी हैं, और कुछ प्राइवेट मुलाजमत भी करते हैं। तो उन्हें करने दो, वो सब उनका कारोबार उनको जाने दो, उनको कारोबार उनको करने दो। जब ये कार्ड जो होगा, जो बाकी जो लोग बचेंगे, जो बाकी लोग घर के अंदर रहेंगे, जैसे मिसाल 17 करोड़ अफराद रहता है या 16 या 15 करोड़ अफराद रहता है घर में, बूढ़े बुज़ुर्ग, नौजवान, तो वो बाहर नहीं आएंगे। जब वो बाहर आएंगे तो कार्ड लेकर आएंगे और वो ख़रीदारी करेंगे। जब अब बाज़ वक्त ऐसा होता है कि एक आदमी आता है, चावल ले जाता है और वो लहसुन भूल जाता है, तो बच्चों को भेजते हैं लहसुन लेने, अदरक लेने, या कोई भी चीज़ भूल जाते हैं। तो मेरा मकसद ये है कि मेरा वो क्लिप देखें, हैदराबादी शाहिद मज़हर के नाम से मैंने जो है वो क्लिप छोड़ा था यूट्यूब पे, फेसबुक पे नहीं छोड़ा था। अब मैं जो महंगाई का जो जिन है वो उसके ऊपर मैं हुकूमत पाकिस्तान से मुखातिब हूँगा, क्योंकि मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ और मेरा भी राइट बनता है, मैं इस मुल्क का बाशिंदा हूँ। मैं बताऊँ तमाम महंगाई का कि जो आलम है वो क्यों है, किस तरह है। सिर्फ मैं गंदम के ऊपर एक बात करूँगा। 47 से लेके 2020 यानी 2020 तक की मैं बात करूँगा। 47 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो गंदम थी 9 रुपये मन, उसके बाद चलती रही। उसके बाद जनाब गंदम जो है फिर हो गई 12 रुपये मन, फिर 58 तक। उसके बाद अयूब साहब इक़्तिदार में आ गए, जनरल अयूब साहब। तो जब वो गए तो 17 रुपये मन गंदम छोड़ के गए थे। अब उन्होंने हुकूमत की 9 साल या 11 साल। उसके बाद फिर जो है जमहूरी दौर शुरा, तो 71 के अंदर उन्होंने हुकूमत 58 से लेके 70 तक की। 71 में भुट्टो साहब इक़्तिदार में आ गए। भुट्टो साहब ने हुकूमत करी तो भुट्टो साहब 1978 के अंदर रुखसत हो गए। तो भुट्टो साहब के दौर में गंदम की जो कीमत थी वो 17 से 39 रुपये मन थी। सिर्फ गंदम की बात कर रहा हूँ, बाकी महंगाई की बात नहीं कर रहा। चीनी की, चावल की, आटे की और दालों की, इस चीज़ की मैं बात ही नहीं कर रहा। चाय की पत्ती वगैरह की तो मैं बात कर ही नहीं रहा। वहाँ तक तो मैं जाऊँगा तो मुझे तो कई घंटे लग जाएंगे समझाने के लिए। भुट्टो साहब आए तो उस वक्त 39 रुपये मन गंदम थे। जब वो यहाँ से गए तो 103 रुपये मन गंदम छोड़ कर गए थे। उसके बाद
फिर जनरल ज़ियाउल साहब आए, 103 रुपये मन गंदम थी। और जब वो यहाँ से 88 में जब रुखसत हुए तो गंदम की जो कीमत थी वो 300 रुपये मन थी। 300 रुपये मन गंदम थी। तो 300 रुपये मन गंदम के बाद फिर जमहूरी दौर चलता रहा। हुकूमतें आती रही, जाती रही, आती रही, जाती रही, आती रही, जाती रही। फिर उसके बाद जनरल मुशर्रफ साहब आए। गंदम जब वो यहाँ से जब उन्होंने हुकूमत संभाली तो गंदम 103 रुपये मन थी, सॉरी 300 रुपये मन थी। तो जब वो यहाँ से इक़्तिदार जब छोड़ कर गए 99 में जब उन्होंने हुकूमत संभाली, जब वो इक़्तिदार छोड़ कर गए 2008 के अंदर, तो गंदम 781 रुपये मन गंदम थी। अब वही जमहूरियत आज तक जारी सारी है। उसमें अब कई जमहूरियत वज़ीर आज़म साहब आए, अब इमरान खान साहब आए। इमरान खान साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँगा, बिल्कुल आपके दौर में महंगाई हुई है और जिस हालात में आपने हुकूमत संभाली है उसको पूरे पाकिस्तान को पता है। इसीलिए पाकिस्तानी आवाम आपके ख़िलाफ़ नहीं बोल रही है और नहीं बोलेगी भी नहीं। क्योंकि मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी तरह याद आ रही है कि महमूद गज़नवी के दौर में एक बुज़ुर्ग शख्स थे जिनकी उम्र 80 या 90 साल के करीब थी। तो वो ज़मीन खोद रहे थे, तो उसमें वो बूटा यानी कि एक पौधा लगा रहे थे। तो महमूद गज़नवी घोड़े से उतरे और उस बुज़ुर्ग के पास गए और जाके कहा कि बड़े साहब ये आप क्या कर रहे हैं? तो बोला भाई मैं बूटा यानी ये पौधा लगा रहा हूँ। तो महमूद गज़नवी ने बोला कि तू तो इसका बड़े होने तक तो रहेगा नहीं तू, और ना तो इसकी छाँव में बैठेगा, ना तो उसका फल खा पाएगा। तो उस बुज़ुर्ग ने महमूद गज़नवी को कहा कि अगर मैं नहीं खाऊंगा तो क्या हुआ, मेरी आने वाली नस्ल तो खाएगी, मेरे पोता पोती और कुछ लोगों को तो फ़ायदा होगा। तो महमूद गज़नवी को ये बात बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो उसने एक अशरफी की थैली उस बुज़ुर्ग को दे दी। तो वो बुज़ुर्ग बहुत खुश हुआ और कहा महमूद अभी तो मैंने पौधा लगाया ही नहीं, मैं छाँव में बैठा ही नहीं, उससे पहले ही मुझे फल मिल गया। तो महमूद गज़नवी को ये बात भी बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो उन्होंने दूसरी अशरफी की थैली उनके हाथ में और दे दी। तो बुजुर्ग शख्स ने ये कहा कि महमूद तू तो कहता था कि मुझे फल नहीं मिलेगा, मुझे किसी को तो साल में ज़मीन पे एक दफ़ा फसल का फल मिलता है, मुझे तो लगाने से पहले ही 2 दफ़ा फल मिल गया, एक साल में 2 दफ़ा मिल गया। तो ये इस किस्म की मिसाल है। आज की जो महंगाई है वो कल इंशाल्लाह आपका लगाया हुआ पौधा इंशाल्लाह आने वाली नस्ल बड़ा फ़ायदा उठाएगी। आप बेहतरीन वज़ीर आज़म हैं, आप ही सब कुछ कर सकते हैं। मुझे मालूम है जो जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने इस मुल्क को संभाला है और जिस मुल्क। अच्छा, अब यहाँ मैं एक बात करूँगा पीटीआई की। पीटीआई की मैं बात इसलिए करूँगा कि पीटीआई के अंदर तो नौजवान लोग थे, 16 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल और 40 साल के लोग थे। मैंने खुद पीटीआई को देखा। पीटीआई से मेरा वास्ता नहीं है, मेरा किसी सियासी जमात से वास्ता नहीं है। मैं तो कहा पाकिस्तान की हैसियत से बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी की हैसियत से मैं आपसे मुखातिब हूँ। तो उस वक्त तो पीटीआई के अंदर कुछ बुजुर्ग लोग थे, अल्लाह उनको सलामत रखे, वो लोग हैं, लेकिन नौजवानों पर मुश्तमिल आपकी पीटीआई थी जो तहरीक इंसाफ के नाम से थी। ये कहाँ 54 साल के, 74 साल के, 84 साल के और 94 साल के लोग आपकी पार्टी में बैठे हुए हैं, हुकूमत कर रहे हैं। वो नौजवान कहाँ हैं? कुछ नौजवान हैं जो असम्बली में बोलते हैं, ज़्यादा बोल जाते हैं, तेज़ बोल जाते हैं, नौजवान है, कोई बात नहीं। मुझे यहाँ पर भी एक बात याद आ रही है कि एक दुकान वाले के पास एक सहीफ खातून आई और आकर उसके साथ एक लड़की भी थी नौजवान। तो वो कुछ दुकान वाले से कुछ सामान खरीदी थी। उसी दौरान एक और शख्स आया कुछ सामान खरीदने। तो वो आने वाला शख्स ने मुसलसल बुज़ुर्ग खातून को देखा, अपना सामान लेकर चला गया। तो बुज़ुर्ग खातून ने दुकान वाले से पूछा कि भाई ये शख्स कौन है, मुसलसल उसने मुझे देखा है और इस लड़की की तरफ एक दफ़ा भी नहीं देखा। दुकानदार ने कहा कि अम्मा दरअसल ये पुराना माल ख़रीदने वाला आदमी है, तो इसलिए इसने आपको देखा है। तो मैं वज़ीर साहब ये कहना चाहता हूँ कि हमें तो इन बुज़ुर्गों की सिर्फ दुआएँ चाहिए। आप पीटीआई नौजवानों वाली लेकर आए, आप कामयाब होंगे इंशाल्लाह। क्यों? आपने जितनी मेहनत आपने की है ना, किसी ने नहीं की। आपने तो 12 रुपये की बॉल से खेला है, आपने 70 रुपये के बल्ले से खेला है, आपने 12 रुपये के शूज़, 3 रुपये के शौक़ से खेला है, आपने तो ग्राउंड खेला है। यहाँ एक बात और भी मैं कहूँगा वज़ीर आज़म साहब, मेरी औकात नहीं है कि मैं आपसे मुखावत होकर बात करूं। मैं आम पाकिस्तानी के हैसियत से बात कर रहा हूं और मेरा राइट ही मैं कर भी सकता हूं आपसे बात, और मैं करूंगा बात इसलिए कि मेरा वज़ीर आज़म बहादुर है, सुनता है, सबकी सुनता है। सबसे बहादुर वज़ीर आज़म तो अब आया जो सुनने वाला है।
اس سے پہلے جو وزیر اعظم صاحب گئے وہ بھی قابل احترام تھے, وہ میرے لیے قابل احترام ہے, وہ بھی اس پاکستانی جھنڈے کے نیچے رہے ہیں. وہ ان کو بھی میں سلام کرتا ہوں, میں انہیں غدار نہیں کہتا, میں انہیں بے ایمان نہیں کہتا, اور جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہتے رہیں, لیکن میری نگاہ میں تو وہ بھی قابل احترام ہے. تو اب پی ٹی آئی میں جو ہے وہ نوجوانوں کو آپ لے کر آئے. تو اچھا کرنا بول, ہاں ایک اور بات, یہ کوئی سڈنی کا گراؤنڈ نہیں ہے, میلبرن کا یا پرتھ کا گراؤنڈ نہیں ہے, یہ کوئی قذافی اسٹیڈیم ہے, نیشنل اسٹیڈیم نہیں ہے, یہ تو پاکستان ہے. اس پاکستان کے اوپر جو آپ کھیل رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے, کیونکہ پھر یہ نہ ہو کہ یہ کوئی 20 میچ تو نہیں ہو رہا, ایک روزہ میچ تو نہیں ہو رہا, یا 5 روزہ میچ تو نہیں ہو رہا, 5 سال کے بعد آپ چلے جائیں تو پھر آپ کہیں کہ جناب وہ سامنے والی ٹیم بڑی مضبوط تھی اور وہ بڑا اچھا کھیلی اور میچ کو ڈرا کر دیا. آپ نے میچ ڈرا نہیں کرنا ہے, آپ نے تو اوپر چڑھانا ہے, اس کو پروان چڑھانا ہے. تھوڑی سی ایک بات اور بھی ہے, 13 تاریخ کو ان کا کوئی جلسہ تھا لاہور میں اپوزیشن کا, اس دوران آپ کچھ ڈاگ یعنی کتوں کو کچھ کھلا رہے تھے. تھوڑی سی یہ بات مجھے ناگوار گزری, ہو سکتا ہے سب کو اچھی لگی ہو لیکن مجھے ناگوار گزری ہے. اس وقت آپ کوئی ایسا کارنامہ کرتے, کوئی کسی چیز کا افتتاح کرتے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب تو کسی چیز کا افتتاح کر رہے ہیں اور یہ تو کوئی جلسہ کر رہے ہیں. تو آپ نوجوان ہیں, آپ خوبصورت ہیں. دنیا میں 2 وزیر اعظم کو میں پسند کرتا ہوں, ایک آپ کو اور ایک نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کو. اچھا اگر آپ نوجوان ہیں تو اس سے پہلے بھی ایک بہت قابل احترام نوجوان وزیر اعظم صاحبہ گزری ہیں جو آج دنیا میں نہیں ہے. اب مجھے ان کی صورت میں ایک نوجوان نظر آ رہا ہے, ایک نوجوان نظر آ رہا ہے جو خوبصورت بھی ہے, پڑھا لکھا بھی ہے, قابل دید بھی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ جیسی صورت کا ہے اور آپ جیسا قابل بھی ہے, پڑھا لکھا بھی ہے, ہوشیار بھی ہے. تو وزیر اعظم صاحب میں اس لیے معافی چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں ہوتی ہیں انسان سے ہو جاتی ہیں, لیکن میں یہاں ایک بات بتاؤں کہ ایک بات اور بھی یہاں آتی ہے کہ یہ جب لوگ آئے تو کسی نے کہا یہ کپڑا روٹی مکان کا نعرہ لگایا, کسی نے جناب 5 نکاتی پروگرام کا نعرہ لگایا, کسی نے جناب یہ لوگ بھی اسکیم نکالی, کسی نے جناب کیا نام کہ انکم سورٹ بے نظیر انکم سورٹ پروگرام بنایا, اور آپ احساس پروگرام لے کر آئے. پاکستانی کو ان کو بھکاری نہ بناؤ. اچھا آج آپ بانٹ رہے ہو, کل بانٹو گے, 5 سال بانٹو گے, 10 سال بانٹو گے, اس کے بعد اس قوم کا کیا ہوگا؟ عورت جب 12,000 روپے لے کر گھر جا رہی ہے یا 4,000 10,000 روپے لے کر جا رہی ہے تو ان کے شوہر جو ہے ان سے چھینتے ہیں پیسے. موالی بھی ہیں ان کے, کسی کے شوہر جواری بھی ہیں, شرابی بھی ہیں, ہیرونچی بھی ہیں. بعد میں پھر مار پیٹ ہوتی ہے, پھر طلاق تک نوبت پہنچتی ہے. ہماری عورتیں تو صبح اٹھ جاتی ہیں 4 بجے, گاؤں کی عورتیں اتنی بہادر ہیں, اٹھ جاتی ہیں 4 بجے, اور یہ 7 بجے کے قریب تو گھر 7 بجے 9 بجے تک تو گھر بھی پہنچ جاتی ہے. یہ لوگ تو اتنی بہادر ہیں, تو ان کے لیے تو کوئی ایسا پروگرام بناؤ, فیکٹریاں لگاؤ. یہ عورتیں جو ہیں جب 10 بچوں کو, 12 بچوں کو, 7 بچوں کو, 8 بچوں کو جب پال سکتی ہیں تو یہ بہادر عورتیں ہیں. ان کے لیے فیکٹریاں لگاؤ. میں پھر بھی کہہ رہا ہوں. اچھا دوسری بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ میں بیچ میں بھول گیا. دیکھو جتنے بھی جنرل صاحبان نے جو حکومت سنبھالی ہے نا, تو اس میں عوام کا خاص خیال رکھا گیا ہے. اس ملک میں ان لوگوں نے عوام کا خاص خیال رکھا ہے. جمہوری دور جب چلا ہے اس دور میں عوام کا خیال نہیں رکھا گیا, مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کیا. جنرل جتنے بھی آئے 2 3 4 جو بھی آئے انہوں نے مہنگائی پہ کنٹرول کیا, جو میں نے کلپ میں سب کچھ بتایا بھی ہے آپ کو. اور جمہوری دور جتنا بھی چلا انہوں نے 31 سال جو ہے جنرل صاحبان نے حکومت سنبھالی تو انہوں نے عوام کا خیال رکھا. جمہوری دور میں نقصان ہوا. تو اب میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کامیاب ہوگے, اور کوئی بات میری بری لگی ہے تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. میں پاکستان سے بھی معافی چاہتا ہوں, پاکستانیوں کو بھی بری لگی ان سے معافی, جنرل صاحبان سے بھی معافی چاہتا ہوں, جتنے بھی جج صاحبان ہیں, جج صاحبان کے لیے بھی میں بولنا چاہ رہا تھا لیکن میں بول نہیں پایا کیونکہ وہ بھی میرے قابل احترام ہے. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس ملک کے لیے وزیر اعظم نہیں مل رہا تھا. 1992-93 میں نہیں مل رہا تھا. معین قریشی کی صورت میں 17 دن کے بعد ایک وزیر اعظم ملا. پھر وہ آئے اور الیکشن کرا کر چلے گئے. یہ کیا ہے؟
ऐसे वज़ीर आज़म की ज़रूरत हमें नहीं है। एक मसला ऐसा भी आया कि एक वज़ीर आज़म आया और वो चीफ जस्टिस साहब को भी साथ ही लेकर गया। नहीं, ये मुल्क ऐसे नहीं बना, ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों से बना है। इस मुल्क के लिए बड़े लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। खुदा इस मुल्क पर रहम करो, मैं सबसे कहता हूँ इस मुल्क पर रहम करो। ये बुज़ुर्ग जो हैं, अब जितने बुज़ुर्ग बुज़ुर्ग साइंसदान हैं या सियासतदान हैं, ये हमारे लिए दुआ करें। ये हमारी दुआओं की फैक्ट्रियाँ हैं। आप हमारे लिए दुआ करो, नौजवानों को आने दो, नौजवानों को अब चलने दो। नौजवानों का मुल्क है, अभी नौजवान ही इसको परवान चढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म चाहे उम्र में ज़्यादा है लेकिन लगता तो नौजवान ही है, और आने वाला भी वज़ीर आज़म हो सकता है नौजवान हो। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरी कोई बात बुरी लगी हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, तमाम पाकिस्तानी जिंदाबाद।